हाँ जी, एक खबर इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप लोगों को इसलिए भी जान लेनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में यूं की यूं उठ के आता है। क्या कितनी महारत्न है? अच्छा कमेंट बॉक्स में बता दो चलो इतने, क्योंकि थोड़ी देर बाद सब लोग इस पर बहस करने वाले हो। देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी देश के अंदर नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी देश के अंदर मिनी रत्न कंपनियां हैं, बता दो भाई। हाँ भाई, अब न्यूज तो यह है कि रेल विकास निगम लिमिटेड, मैं तो यही पढ़ाऊंगा कि 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं क्योंकि रट रट के बैठे हुए हैं। ठीक है, बढ़ाइए, बताइए। नंबर आने शुरू हो गए 8, 12, 13, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो एनी टाइम हर बच्चा रट के बैठा रहता है और इसमें ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। खैर, तब तक मैं न्यूज बताता हूं। रेलवे की पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विकास निगम लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस, ये खबर आप देखते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि रेल विकास निवेदन क्या है ये तो सब बता ही देंगे। इससे पहले किसी को भी अगर नवरत्न या महारत्न का स्टेटस मिलता है तो इनकी अपनी, मैं इसको पूरी मूल रूप से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि इनकी खर्च करने की पावर बढ़ गई है। अब ये 1000 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। ठीक है, 12, 14, 74 लिखा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब इधर खबर देख लो आप। 13वीं कंपनी बन गई है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो पहले ना थोड़ा सा यूं समझिए आप, क्या होता है ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी। आधारभूत रूप से अगर समझा जाए तो यूं समझिए कि देश के अंदर ना बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए कंपनी निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे रेलवे के अंदर कैटरिंग करनी है तो आईआरसीटीसी है, रेलवे के अंदर रेलवे का निर्माण करना है तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड है। इस प्रकार से केवल रेलवे ही नहीं, भारत की बहुत सारी चीजें, जैसे कि ऑयल निकालना है तो ओएनजीसी है ना, थर्मल पावर प्लांट यूज करना है तो एनटीपीसी है, स्टील यूज करना है तो सेल है ना, ऐसे ही गेल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस तरह से भारत सरकार की अपनी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब होता क्या है, लोगों में एक मानस बन चुका था देश की आजादी के बाद कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए जीवन सही हो जाएगा। सरकार को भी यह बात समझ में तो आ गई थी कि सरकारी नौकरी लोगों में सिक्योरिटी तो लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाती। भाई, सरकारी नौकरी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है लोगों के लिए वो क्या है? जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन रिवर्स क्या है, उसमें लोगों के पास काम का मोटिवेशन नहीं है। क्यों करूं? जिसके अंदर स्वयं प्रेरणा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है वो बात अलग है, लेकिन क्यों करूं वाली बात इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको ये लगता है ठीक है पढ़ा था तो नौकरी मिल गई, अब मैं नहीं करूं, ये भी तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। यानी उनके पास कोई अचीवमेंट का टारगेट का अभाव कि भाई इसका ऐसा करने से ये मिलेगा, मोटिवेशन का अभाव। तनख्वाह मिल रही है, बोले ये तो सिक्योरिटी है, निकाल के दिखाओ, मैं तो 9 से 12 आता हूं या 9 से 5 आता हूं ऑफिस, मुझे नौकरी से निकाल के दिखाओ। रिवर्स में क्या है? रिवर्स में जॉब सिक्योरिटी के एवज में आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, सीट तोड़ रहे हो, कुछ बिगाड़ आप सकते नहीं हो, बोले ठीक है ट्रांसफर तो करोगे कर दो, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि अगर देश को विकास देना है तो इसके अंदर कुछ प्राइवेटाइज टाइप से काम करना होगा। तो सरकार ने सरकारी कंपनियों को कुछ कंपनी मॉडल पर बदल दिया। जैसे प्राइवेट कंपनी काम करती है, उनके अंदर प्राइवेट मैनेजमेंट की एंट्री कराई, 10%, 15%, 20% मेजॉरिटी स्टेक खुद के पास रखा और प्राइवेट मैनेजमेंट की एंट्री कराई और यह कहा कि आप इन लोगों से वैसे ही काम कराइए जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है। बोले सर प्राइवेट में काम कैसे होता है वो हम बता दें। बोले बताओ। बोले सर प्राइवेट में काम ऐसे होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है उसकी तनख्वाह बढ़ती है सर। किसी व्यक्ति ने कुछ अगर अच्छा किया है तो वो उस हिसाब से नहीं चलता कि 9 साल में प्रमोशन होगा, 18 में प्रमोशन होगा। हो सकता है पहले प्रमोशन देना पड़ जाए, हो सकता है उसे निकालकर सीएमडी तक पहुंचा दिया जाए। प्राइवेट में यह कंपटीशन नहीं चलता कि तुम मेरे साथ आए थे तो मेरे ही पद पे रहोगे। सर प्राइवेट में यह चलता है कि जिसमें एक्सीलेंस है वो आगे आता है। सरकार ने कहा तो बुराई क्या है? बोले बुराई यह है कि आपकी सरकारी नीतियां हैं, आप कहते हो नहीं प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में नियम होने चाहिए, यहां नहीं चलेंगे सर, यहां अपने हिसाब से हम इंसेंटिव देंगे, हम अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे। बोले ठीक है वो तो बाद का डिस्कशन है, पहले बताओ और क्या ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है सर अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है उसको घर भेज सकते हैं। सरकार ने कहा ये तुमने बढ़िया किया, क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पे जॉब सिक्योरिटी समझकर कोई भी अंदर घुस तो आता है, काम नहीं करता। जो नहीं करता उनको धन्यवाद दो, उसको थैंक्स गिविंग कहते हैं, करो और इनको नौकरी से निकालो। इस तरह से कंपनीज बनना शुरू हुई और देश ने इसमें गजब अपनी पकड़ बनाई। और साथ में आपको जानकर आश्चर्य होगा, सरकारी कंपनियां थी ये, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हल्की हल्की प्राइवेट पार्टनरशिप इनमें डाल करके, कुछ में डाली कुछ में नहीं भी डाली। इन कंपनीज ने इतना प्रॉफिट कमाया कि कई कई कंपनीज तो मतलब
हजारों करोड़ का कारोबार करने लग गई जब इस मॉडल पर आए। क्यों? क्योंकि अब सबको ये टेंशन हो गई, कर्मचारियों से कंपनी चलती है सबको। इस तरह से कई कंपनियां अलग अलग कैटेगरीज में डाली गई। कहा गया कुछ कंपनी जो सबसे यूनिक है, यानी कि जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ में चल रहा है और कई साल से मुनाफे में है, उन्हें महारत्न नाम दे दिया। क्राइटेरिया है वो हम बता देंगे। फिर उससे जस्ट नीचे वालों को नवरत्न कह दिया गया और उससे नीचे वालों को मिनी रत्न कह दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि सब मुनाफे वाली कंपनियां थी। ठीक है साहब। ऐसे ही जब कंपनी कोई सबसे पहले मिनी रत्न में शामिल होती है, उसने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया होता है तो नवरत्न में शामिल होती है, नवरत्न से ऊपर महारत्न में। अब आप पूछेंगे इसके फायदे क्या हैं? कंपनियों से कहा गया कि तुम अपनी ग्रोथ करके हमसे क्या चाहते हो? तो कंपनीज ने सरकार से कहा कि सर देखिए, आप अपने हिसाब से चलते हो, हमें अपने हिसाब से चलने का मौका दिया जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, जो आपकी टीम के अंदर अच्छा कर रहा है, उसकी एक चाहत होती है कि यदि मैं अच्छा कर रहा हूं ना तो मुझे कुछ डिसीजन लेने की स्वतंत्रता दी जाए। डिसीजन जैसे कि मैंने अगर खर्चा कर दिया, आपको लगना चाहिए कि मैंने सही जगह किया है, आपके मन में यह मेरे प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही कंपनी के केस में हुआ। कंपनियों से कहा गया ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए डिसीजन में, जाओ दी। तो नवरत्न कंपनियों को ऑटोनॉमी है कि वो 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट बिना किसी इंटरफेयर के कर सकती हैं। उन्हें लगता है विदेश में डील बढ़िया मिल रही है, कर दो। जैसे हमारी ओएनजीसी करती है। ओएनजीसी विदेश, वियतनाम में भी तेल के कुएं खरीद लेती है, तो जाकर वेनेजुएला में भी, तो जाकर रशिया में भी, जहां मौका मिलता है वहां तलाशने पहुंच जाती है, ताकि उन्हें ग्रोथ करनी है। उनका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है और वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री कर दी गई है। ठीक है ना, एक लिमिट सेट कर दी जाती है, बाकी उससे ऊपर करना हो तो सरकार की परमिशन ले लो। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक कंपनी हाल ही में नवरत्न कंपनी बनकर आई है। ठीक है, तो आप इधर देखिए, RVNL शेयर अप 381% फ्रॉम 52 वीक लो, शुड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेक्शन। ये रेलवे स्टॉक्स के बारे में है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर प्रदीप गौर जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। और ये क्या काम करती है? नवरत्न स्टेटस मिलने के साथ साथ ये बहुत सारे ऐसे काम करती है जैसे कि प्रोजेक्ट पाइपलाइन का अंदर लेना, मैनी प्रोजेक्ट, वंदे भारत ऑर्डर का निर्माण करना, वंदे भारत का निर्माण करना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। ये रेल विकास निगम लिमिटेड कब बना था? 2003 के अंदर बना था। चेयरमैन और MD कौन है? प्रदीप कुमार। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका रेवेन्यू देखिए आप, 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था मार्च 2022 तक। इसके साथ साथ इसकी जो टोटल इक्विटी है वो इतने की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा 78% सरकार इसकी मालिक है। मैंने आपसे कहा ना 78% मालिक है, तो बाकी और मालिकाना हक अन्य कंपनियों से साझा कर दिया गया होगा। ठीक है।